नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, पश्चिमी अफ्रीका में बड़ी लड़ाई चल रही है। हथियारों की बड़ी खेप नाइजर देश की सरहद पर पहुंच गई है। यहां सिविल वॉर है। रूस के वैगनर लड़ाके भी एक्टिव हो गए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद अब नाइजर में बंदूकें, तोपें गरज रही हैं। मैसेज क्लियर है, दुनिया में हथियार खरीदने की होड़ लगी हुई है। कई बड़े वॉर जोन एक्टिव हो गए हैं। गोला बारूद, जंगी हथियार और ड्रोन सबको चाहिए। पेमेंट भी कर रहे हैं, मगर बनाने वालों के पास पैसे लेने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि मौत की एडवांस बुकिंग नहीं तो क्या है ये। मौत की एडवांस बुकिंग का परमिट ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। आज सिग्नेचर स्टोरी दुनिया की इसी बड़ी जंगी जिहाद पर करनी है कि किस तरह से जहाजों की और युद्ध के स्तर पर बड़ी तैयारियां चल रही है। मुंबई का धारावाही तो आपने सुना होगा, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। क्या पहाड़ों पर भी धारावी बन गया? हिमाचल में चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। आज एक्सक्लूसिव पहाड़ों की सिंकिंग जोन पर होगा। सिंकिंग जोन क्या होती है, सब कुछ बताएंगे। घर बनाना पूरी जिंदगी निकल जाती है, कईयों का तो बन भी नहीं पाता पूरी जिंदगी में, लेकिन जिनका बनता है उन्हें ही पता चलता है कि घर का सर्टिफिकेट अगर नकली निकले, उनकी बिल्डिंग गैर कानूनी निकले, तो सोचिए आप क्या हालत होती है। मुंबई में करीब 12,000 लोग फर्जीवाड़े का शिकार हो गए हैं। फैक्ट फाइंडिंग में पूरी पड़ताल इसी पर करेंगे। बी पॉजिटिव में आज उन बेटियों से मिलवाएंगे जो मनचलों को सबक सिखाने के लिए अलग ब्रिगेड तैयार कर चुकी हैं। सबसे पहले सिग्नेचर स्टोरी की बात कर लेते हैं। दुनिया में हथियार बनाने वाली कंपनियों का हाल यह है कि जो ऑर्डर उन्हें अभी मिले हैं वे 2035 तक, यानी अब से 12 साल बाद तक पूरे नहीं होंगे। हथियारों की ओढ़ लगी है और डिमांड सप्लाई का अंतर पाटना मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमने मौत की इस एडवांस बुकिंग पर स्पेशल रिपोर्ट तैयार कर डाली कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कितने हथियार खरीद रहा है। ये खौफनाक हालात हैं यूक्रेन के, जहां मिसाइलों से लेकर दूसरे बम रिहायशी इलाकों पर गिराना रोज की बात है। एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ अमेरिका समर्थित सभी नाटो देश। यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। ये जंग कब तक चलेगी कोई नहीं कह सकता। उधर अफ्रीका का नाइजर देश है। हाल ही में वहां तख्ता पलट और फौजी शासन कायम हुआ है। सेना के विद्रोही जनरल ने राष्ट्रपति को कैद कर लिया। अमेरिका और फ्रांस की पसंद की सरकार गिर गई और रूस की पसंद का आदमी नाइजर का सर्वेसवा बन गया। अमेरिका और फ्रांस के सपोर्ट वाले 15 देश नाइजर पर एक साथ हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तबाही के रुझान अभी से आने लगे हैं। 16 अगस्त को पड़ोसी देश बुर्किना फासो के बॉर्डर विद्रोही जनरल के 17 सैनिकों को गोलीबारी में मार दिया गया। यमन, लेबनान, सीरिया, इराक, सोमालिया, सूडान, इन देशों में रोज बारूद बरसता है, रोज लाशें गिरती हैं। 32 देश ऐसे हैं जो या तो सिविल वॉर का सामना कर रहे हैं या सिविल वॉर की दहलीज पर हैं। 32 देशों में हलचल मची है, अस्थिरता है, अराजकता है। जीत हार का फैसला हथियारों की सप्लाई से होना है। इन 32 देशों में अमेरिका का नाम नहीं है, लेकिन हर संघर्ष में अमेरिका की भूमिका है। हथियारों की सप्लाई सबसे ज्यादा वहीं से आती है। सबसे बड़े और महंगे सौदे अमेरिकी हथियार उद्योग को मिलते हैं। जहां जितनी अशांति होगी, मुनाफे का बाजार उतना बड़ा। यूक्रेन के युद्ध का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका और यूरोप की हथियार बनाने वाली कंपनीज को ही हुआ है। अमेरिका और यूरोप के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को हुआ है। और अमेरिका की चाहे वो बोइंग हो, लॉकहीड मार्टिन हो, रेथियान हो या नॉर्थरॉप ग्रुमन जैसी बड़ी कंपनीज हों, उनको ऑर्डर्स बड़ी मात्रा में मिले हैं। एक वक्त था जब रूस और अमेरिका दोनों बहुत बड़ी तादाद में दुनिया को आर्म्स सप्लाई करते थे, या ये कह लें कि आर्म्स एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब अमेरिका ने पूरा गणित बदल दिया है। 2017 तक हथियारों के एक्सपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी 22% थी और अमेरिका की 33%। लेकिन अब आर्म्स एक्सपोर्ट में अमेरिका का हिस्सा 40% हो चुका है, जबकि रूस 16% पर है।
फ्रांस 11% और चीन 5% हथियार निर्यात करता है। इसके बाद जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का नंबर आता है। आखिर इतने हथियार जाते कहां हैं? ये कौन से देश हैं जो अपने गोदाम हथियारों से भर रहे हैं? इस लिस्ट में टॉप पर सऊदी अरब का नाम आता है। हथियार आयात में सऊदी की हिस्सेदारी करीब 20% है। मुस्लिम वर्ल्ड का किंग बनने के लिए सऊदी अरब विनाशकारी हथियारों पर पानी की तरह पैसा खर्च कर रहा है। फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, कतर, साउथ कोरिया और कुवैत का नंबर आता है। मौत की एडवांस बुकिंग है। ये आम रेस बढ़ती जा रही है। दुनिया में हथियार खरीदने की होड़ सी लग गई है। खास तौर से जिस प्रकार से जगह जगह खतरे आ रहे हैं, खतरे बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से लगातार हथियारों की होड़ में देश शामिल हैं। अब देखिए, चाइना और नॉर्थ कोरिया के खतरे की वजह से जापान ने, साउथ कोरिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने, ये 3 देशों ने अपना डिफेंस बजट काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ा दिया है। हथियार जमा करने की दौड़ में हथियार निर्माता कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं। एक चौंकाने वाली हकीकत बताऊं, अमेरिका से अभी ताइवान को करीब $19 बिलियन के हथियार मिलने बाकी हैं। पेमेंट हो चुका है लेकिन डिलीवरी नहीं हुई। $19 बिलियन का मतलब है 1.56 लाख करोड़ रुपए। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको देता हूं। इसी साल मई महीने में 1840 करोड़ रुपए की स्ट्रिंगर मिसाइल्स की शिपमेंट ताइवान को मिली है। ताइवान ने इन मिसाइल्स को हासिल करने के लिए 4 साल लंबा इंतजार किया है, क्योंकि अमेरिका से इन मिसाइल्स के लिए अप्रूवल तो 2019 में ही मिल गई थी। अमेरिका की कंपनियों ने हथियार बनाकर और सप्लाई करके तिजोरी तो भर ली, लेकिन ऐसा करके अमेरिका ने खुद के लिए भी बड़ा संकट खड़ा कर लिया है। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध से पहले 10 महीने में अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद के नाम पर $33 बिलियन यानी 2.71 लाख करोड़ रुपए के हथियार अप्रूव किए। अमेरिका ने यूक्रेन को इतनी स्टिंगर मिसाइल दे दी कि अब स्टिंगर का भंडार भरने में 13 साल लग जाएंगे उसको। इसी तरह सरफेस टू एयर मिसाइल जेवलिन का भंडार भरने में अमेरिका को 5 साल लग जाएंगे। ये सब दुनिया में शांति और स्टेबिलिटी लाने के नाम पर हो रहा है, पर तनाव का तापमान बढ़ता जा रहा है और कब कहां स्थिति विस्फोटक हो जाए इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। बहरहाल हथियारों की होड़ रुकने वाली नहीं और ना ही उसकी डिमांड सप्लाई का गैप पड़ता दिखलाई नहीं दे रहा। एक रिसर्च तो यहाँ तक कहती है कि अगर ताइवान की खाड़ी में जंग भड़की तो चीन के गुस्से से ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका को मोर्चा संभालना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो हफ्ते भर से कम समय में अमेरिका की लॉन्ग रेंज मिसाइल और पीजीएम वेपन खत्म हो जाएंगे। मुझे पता है अब आपके मन में सवाल क्या होगा। सवाल ये होगा कि विनाशक हथियारों की अंधी दौड़ में किसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। भाई कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, और हथियारों का बाजार किन किन देशों में कितना कितना माल जो है वो पेंडिंग समझ के चल रहा है। ये सब मैं आपको अगले 3-4 मिनट में ही बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले उन कंपनियों के बारे में जानना जरूरी है जो पूरी दुनिया को हथियार के दम पर नचा रही हैं। हथियारों की दुनिया में लॉकहीड मार्टिन सबसे बड़ा नाम है। इस कंपनी के बारे में बताना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि एक दिन भी कम पड़ जाएगा। मोटे तौर पर आप इतना जान लीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार यही कंपनी बनाती है, इसकी सरदारी है। एरोस्पेस, मिलिट्री सपोर्ट, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में लॉकहीड मार्टिन नंबर 1 है। 2014 में एक मोटा सा आंकड़ा आया था जिसमें दुनिया में सैन्य सामान की बिक्री में 78% हिस्सेदारी इसी कंपनी की थी। अगर 2021 में इस कंपनी का हम टोटल बिजनेस देखें तो इसने करीब 50 खरब रुपए के हथियार बेचे। देखिए कितना मुंह बड़ा हो जाता है बोलने में। यानी 1 खरब रुपए का अगर हम आंकलन लगाएं तो 100 अरब रुपए आते हैं, और इन्होंने 50 खरब के हथियार बेचे। बाकी आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा। इस कंपनी का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है और 60,000 से ज्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर इसमें काम करते हैं। F-16, F-22 और F-35 जैसे फाइटर जेट जो है ना अमेरिका के उड़ते हैं लड़ाई के टाइम में, वो हों या फिर थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें हों या रॉकेट लॉन्चर हों, लॉकहीड मार्टिन बेहतर प्रोडक्ट बनाता है और उससे बेहतर चीज दुनिया में कोई बेच नहीं पाता है।
दूसरे नंबर पर किसका नाम आता है RTX कॉरपोरेशन का, और तीसरे नंबर पर आती है बोइंग, चौथे नंबर पर NG और पांचवें नंबर पर है जनरल डायनामिक्स। ये पांचों कंपनियां अमेरिकन है। अब सोचिए आप, अमेरिका का हथियारों का कारोबार कितना बड़ा है। अब ये सुनिए कि बड़ी बड़ी हथियार कंपनियों के पास अगले कई सालों तक एडवांस में कितनी बुकिंग आई है, जो हम कह रहे हैं ना कि मौत की एडवांस बुकिंग। भाई ये बम गोले बारूद ये तो जान ही लेते हैं, आखिर क्यों? डिफेंस प्रोडक्ट्स और वेपन इंडस्ट्री में ये जो नामी गिरामी कंपनियां हैं, इनके पास इतना ज्यादा ऑर्डर आ गया है कि टोकन अमाउंट अब आगे से लेना हो, आपने ऑर्डर देना हो किसी देश ने, तो इनके पास फुर्सत नहीं है इस चीज की। एक नॉर्मल LRASAM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, उसको डेवलप करने में कितना टाइम लगता है? 2 साल का टाइम लगता है। इसी तरह PAC-2 मिसाइल जो है, ये भी एक डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, और ये लंबी दूरी वाली जो सेल्फ गाइडेड मिसाइलों को बनाने में करीब जो है ना, इनको 2-2 साल का टाइम लगता है सबको। हथियारों की डिमांड को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को नया सेटअप लगाना पड़ता है, क्योंकि आपने ऑर्डर दे दिया, अभी वो ऑर्डर चल रहा है, दूसरे देश का ऑर्डर आ गया तो वहीं थोड़ा उसको हटा के करेंगे, इसलिए इनको नया सेटअप लगाना पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर को पूरा करना होता है। और ये सेटअप लगाने में 18 महीने लगते हैं। लॉकहीड मार्टिन पर तो अभी भी 130 F-16 विमानों की अगर डिलीवरी की बात करें तो उन पर इतना प्रेशर है कि वो दे ही नहीं पा रहे हैं। भारत भी दूसरे देशों से हथियार खरीदता है। फ्रांस से 36 राफेल फाइटर खरीदे थे, अभी आपको पता होगा। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम के 5 रेजिमेंट की डील हुई है। उनमें से कितने आए, कितने बाकी हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क की बात हो रही है। जिस मॉस्को से मिसाइल सिस्टम भेजे जा रहे हैं, हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह वहां गए हुए हैं। हमने कहा भी मॉस्को से रिपोर्ट भेजिए कि S-400 का क्या सीन चल रहा है और यूक्रेन वॉर से कहीं ये प्रभावित तो नहीं होगा। उनकी रिपोर्ट देखिए। जब हम विश्व में बढ़ते हथियारों की रेस की बात करते हैं, विशेष तौर पर जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ऐसे समय में जब भारत के साथ में 2 फ्रंट वॉर के लिए पाकिस्तान और चीन तैयारी करते नजर आ रहे हैं, सबसे बड़े और सबसे पहले नामों में से कोई एक आता है तो वो है हथियारों में सबसे पहले S-400। मैं इस समय रशिया की राजधानी मॉस्को में हूं और ये आप देख रहे हैं S-400 सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि अभी बताया गया है कि रूस द्वारा कि जो 2018 में भारत ने S-400 के ऐसे 5 बैटरीज का ऑर्डर किया था लगभग $5.5 बिलियन में, उसमें से 3 ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं और अब जो 2 आएंगे वो भी एक नए लोकेशन पे किए जाएंगे। यानी कि मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को मिलने वाले S-400 की डिलीवरी में, उसकी टाइमलाइन में कोई देरी नहीं हो रही। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि ये सदी युद्ध की नहीं है, टकराव है, विवाद है तो मिल बैठकर हल कर लीजिए। लेकिन ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हो या फिर चीन या फिर जापान, ये तमाम लोग, ताइवान भी इसी रेस में शामिल है। दुनिया के कई मुल्क हम देख रहे हैं कि ये लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यूक्रेन वॉर के बीच सबसे बड़ी आशंका क्या है? सबसे बड़ी आशंका है चीन और ताइवान की लड़ाई लगने की। इसलिए ये सभी देश अपना बारूदी ढेर बढ़ा रहे हैं, कोई चांस नहीं लेना चाहता। सुरक्षा के लिहाज से हथियार जरूरी हैं, लेकिन उन देशों के बारे में आप जरा सोचिए जिनका आवाम अभी भी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जूझ रहा है। आपदा कभी भी आ सकती है, मुसीबत कभी भी आ सकती है। जैसे हिमाचल में आई, घर हो, मकान हो या दुकान हो, आग और पानी किसी को नहीं बख्शता। पहाड़ में बारिश के बीच देखते ही देखते 4 मंजिला मकान गिर गया। मिनट भी नहीं लगा घरों को मलबा बनते हुए। बरसों लग गए लोगों को ये सब करने में, लेकिन जब ये सैलाब आता है तो 1 मिनट नहीं लगता उन बरसों की चीज़ों को ख़त्म होने में। कल से शिमला का ये मकान बार बार ढह रहा है आपके व्हाट्सएप पर। हर बार आप अवाक रह जाते हैं। कौन सोचता है कि जिस ज़मीन पर घर आबाद है वो कुछ ही पलों में खिसक जाएगी। उसकी आंखों के सामने, उसके कदमों के तले ये सारी स्टोरी आप देखेंगे ना तो विचलित भी होंगे और दुखों का पहाड़ सा नजर आएगा कि अपने सपने कैसे ढेर होते हैं अपनी नजरों के सामने।
सामने सामने ढेर हो गया घर हमारा, हम बेघर हो गए। तारीख 15 अगस्त, दिन मंगलवार। शिमला के कृष्णा नगर में 4 मंजिला मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गए। आसपास के घर गिरे। हम उस शर्मा परिवार से मिले जिनका ये मकान था। गिरती बिल्डिंगें, टूटते घर सबने देखे। नहीं देखा तो उन परिवारों का दर्द जो बेघर हो चुके हैं, उजड़ चुके हैं। घर जो है अपनी जान से भी प्यारा होता है आदमी को, कि वो एक एक पैसा पाइया पाइया अपना पेट की रोटी कोस कोस के वो घर बनाया होता है। ऐसे 10 बिल्डिंगें गई है, उसमें कम से कम 25 से 30 परिवार रहते थे। सब बेघर है जी। किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास जूता नहीं है, सामान राशन सारा मिट्टी में ढेर, बिल्डिंग के साथ ही मिट्टी में ढेर हो गया। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे को रहने के लिए घर दिया जाए, और जो हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। जो इमारत 4 सेकंड में मिट्टी हुई, उसे बनाने में कमल शर्मा को 4 दशक लगे। जी तोड़ मेहनत से घरौंदा संजोया था। आज उसी घर की छत सिर पर नहीं है। परिवार सोचकर ही बिलख उठता है। 40 साल से वहीं रहते थे। इन्होंने मकान बनाना शुरू किया। पहले अखबारों का काम करते थे, उसके बाद बिजली का काम करने जाते थे। रात को 10-11 बजे आते थे काम करके। एक एक पैसा इकट्ठा करके हमने मेहनत से घर बनाया। बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके हमने 4.5 मंजिल का देखो पूरा किया। पर क्या करें, हमारे सामने सामने ढेर हो गया घर हमारा, हम बेघर हो गए। कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। जो इस परिवार पर गुजरी, वैसा दर्द और परिवारों का भी है। रो रो कर रमा अपना और पड़ोसियों का दर्द सरकार के कानों तक पहुंचा रही है, लेकिन सुने कौन? सरकार से ही उम्मीद करते हैं हमारे को कुछ आवास रहने के लिए मकान दिया जाए। सबको, आस पड़ोस वालों को, सबको सबकी हेल्प की जाए। मैं अपने लिए नहीं बोलती, नहीं, सबके लिए की जाए। सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके वो बेचारे घर से ऐसे निकल गए जैसे एक एक जो कपड़े पहने थे उसी में, चप्पल पहनी है चप्पल में, सारा सामान अंदर रह गया। सब लोग घर गांव चले गए, सारी कमाई लगा के उजड़ गए सब। कहाँ जाए हम, कहाँ नहीं जाए। हमारा इतना लगाव था वहाँ, क्योंकि हमारे बच्चों का बचपन वहीं निकला। हमारे एक पाइया जोड़ के वहाँ पे लगाया, पूरी कमाई वहीं पे लगा दी हमने सारी। हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। जो औरतें आस पड़ोस वाले, उनके भी घर सबके मिट्टी में मिल गए। सबका दुख लग रहा है हमारे को। हम किस किस का बताएं। अब बहुत यादें जुड़ी, बच्चे खाना नहीं खा रहे। दुख सिर्फ कमल और रमा का नहीं है, उनके बच्चे भी हैं जो यहीं पैदा हुए और बड़े भी। जो घर होता है वो बहुत स्पेशल होता है, बहुत मेमोरीज होती है। मैं भी 27 की हूँ, तो उस घर से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। मेरे पेरेंट्स इतना हार्ड वर्क किया है। मुझे एक एक पल याद आ रहा है कि हम कैसे रहते थे वहाँ पर, क्या कुछ नहीं करते थे। मेरे नेबर सब कुछ, बाकी लोगों के लिए क्या है, वो बिल्डिंग है वो टूट गई, पर हमारे लिए वो हमारा घर है, हमारी यादें, हमारा सब कुछ है वो। आई कांट एक्सप्रेस माई सॉरो, बस आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस। हिमाचल में बहुत से ऐसे मकान हैं जो इस बारिश में ढहे हैं, पर उनके वीडियो नहीं बने और ना ही व्हाट्सएप पर वायरल हुए। पर उनकी कहानी भी शर्मा परिवार से अलग नहीं होगी। हम उन और मामलों के बारे में खोजबीन करेंगे और आप तक लेकर भी आएंगे। प्रशासन मान रहा है कि यहाँ पर इल्लीगल घर बने, लेकिन बड़ा सवाल ये है, पहले तो गलती उन लोगों की है जिन्होंने इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस की, और उसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, प्रशासन की, जिसने अपने आंख पे पट्टी बांधी, इस सब को उभरने दिया, और आज इतना बड़ा खतरा शिमला के सामने है। शिमला के कृष्ण नगर में 6 घर गिरे।
2 लोगों की मौत भी हुई। अब इन परिवारों के सिर पर छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। जब घर नहीं है तो बेघर हुए परिवार कहाँ रहते, किस हाल में रहते, क्या खाते, कौन खिलाता, इसकी पड़ताल करना जरूरी था। पता चला कि शिमला के अंबेडकर भवन में इन लोगों को रहने के लिए शरण दी गई है, कोई भी सरकार की तरफ से या किसी की भी। हमने कहा भाई चलिए, हमारे रिपोर्टर वहां गए और वहां बेघर परिवारों की जिंदगी कैसे कट रही है हमने ये समझने की कोशिश भी की। हम यहाँ पे अंबेडकर भवन में हैं, जहाँ पे जिन लोगों के घर गिरे हैं उनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शिफ्ट किया गया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जो घर हैं वो थोड़े अनसेफ नज़र आ रहे हैं, तो एहतियातन उनको भी यहाँ पे रखा गया है। घर के आराम छोड़ के, अपने घरों के कमरों को छोड़ के ये लोग मजबूर हैं यहाँ पर इन जगहों पे रहने के लिए। हम 35 साल से रह रहे जी वहाँ पर। तो थोड़ी दरारें महसूस हुई दीवारों में, उसके बाद हमें लगा कि कुछ हो रहा है। उसके बाद फिर हमने थोड़ा थोड़ा सामान क्या उठाना, तो चाहे दरारें देखते चाहे सामान उठाते। चलो जी, अब जब मकान ही नहीं रहा तो दिखते तो आनी आनी। सरकार से उम्मीद ये करते जी कि हमारे को रहने को जगह दी जाए, बस और क्या उम्मीद करनी हमने। हम घर में पर इतना हादसे का ये नहीं था हमें भाई ऐसा होगा, सोचे डंगे डुंगे बैठेंगे। हाँ, जब वो जमीन ही चली गई तो क्या कर सकते, फिर तो डर गए, पेड़ गिरा और कांप गए। फिर तो हम तो खाली जन निकल गए घर से। हम कुछ नहीं ला सकते वहाँ से, कोई सामान नहीं, किसी को भेज भी नहीं सकते। क्या पता कब, जैसे जिंदा है तो खा लेंगे रूखी सूखी, तो क्या करें, कहाँ जाएं। अब तो बहुत मुश्किल है ये। अब सरकार अपनी तरफ से जो करेगी जी, उम्मीद क्या रख सकते हैं, कमरा दे दें। हम तो यही सोचते भाई सिर ढकने को कमरा मिल जाता। अब बड़ी बात पता क्या है, शिमला को अनसेफ किया किसने? दशकों से वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सच नगर निगम भी जानता है। वहां के आंकड़े भी बताते हैं कि कितने घर इलीगल बन गए। जिस कृष्णा नगर में ये तबाही हुई है वहां 1700 घर हैं, 1700 घर हैं। ये एरिया सिंकिंग जोन में आता है, यानी जहां पर जमीन धंसने की पूरी आशंका रहती है। कृष्णा नगर में 10,000 लोग रहते हैं, आबादी 10,000 है। कृष्णा नगर में जितने भी घर बने हैं वो इलीगल यानी अवैध बताए जा रहे हैं। लेकिन अवैध निर्माण हुआ कैसे, किसने परमिशन दी? कारपोरेशन का एरिया, ऐसे ही थोड़ा पहाड़ों की रानी में घर बन जाएगा, कोई चेक रखने के लिए होगा। और अब जब वो परिवार खतरे में हैं जो वहाँ उस एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग है? नगर निगम से सवाल पूछना बनता था, तो हमें लगा चलिए नगर निगम के पास जाकर ये पूछ लेते हैं कि इन परिवारों का दर्द उनको नज़र आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये दर्द में हमारा फर्ज है नगर निगम को पूछना। कृष्णा नगर में आपने देखा तो स्लम डवेलर्स भी है, यहाँ पे 3000 के करीब स्लम डवेलर्स है, तो उनके घर रेगुलाइज नहीं है। हाँ, उनके बिजली पानी के कनेक्शंस तो दिए हुए, बहुत पुराने टाइम से वो रह रहे हैं। जो शिमला टाउन अगर आप देखेंगे, इससे नेचुरल वाटर शेड, और वो वाटर शेड के एंड पे जहाँ पे सारा का सारा पानी जाएगा वहाँ पर उनकी बस्ती है। तो उनमें से हाफ ऑफ द पोर्शन तो थोड़ा स्टेबल है, जो कार्ट रोड से नीचे का एरिया है, पर जो बिल्कुल एंड पे है वहाँ जरूर वो सिंकिंग एरिया है। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन अभी तो हम बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, कहीं पे भी स्टार्ट करते ही उसी समय रोक देते हैं। नोटिस उस एरिया में भी काफ़ी नोटिस है, जिन्होंने अगर बहुत पुराने समय से अगर एक ही मंजिल बनाई थी या उसको डबल कर रहा है या और कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो तो हमने पूरी रोक दी है। रात के खाने का टाइम हो रहा है, हो सकता है आप में से बहुत सारे ये खबर सुनते हुए खा भी रहे हो। सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री सब डिनर कर रहे होंगे, अफसर भी। सोचिए जिन घरों में डिनर नहीं बना वो कौन से घर होंगे? यही घर जो गिर चुके हैं, उन लोगों का क्या हो रहा होगा? वो रात का खाना कहाँ खा रहे होंगे? सरकार और प्रशासन ने गलत जगह पर घर बनने से नहीं रोके, उल्टा बिजली पानी के कनेक्शन भी दे दिए। तो अब इन लोगों को सही जगह पर घर बनाकर देने की जिम्मेदारी भी सरकार और उसी प्रशासन की है। ये तो शिमला का दर्द देखा आपने। अब आशियाना लूटने का एक और रोग कहीं चल रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। इस देश में शिमला से लेकर हर बड़े शहर, हर बड़े मोहल्ले में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा था, लेकिन मुंबई में तो फर्जीवाड़े के 12,000 लोगों के सर से छत छीनने का डर पैदा कर दिया है। और यहाँ तो सैलाब भी नहीं आया, फिर भी छत पता नहीं बचेगी या नहीं। कैसे, रिपोर्ट देखिए आप। मुंबई के उपनगर विरार में पीले रंग की ये इमारत, यहां रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। ये जमीन पर तो असली है, पर कागजों पर फर्जी।
इस बिल्डिंग को फर्जी कागजात के जरिए आसमान में तान दिया गया। तो जब हम लोग लिए थे तो हमको बताया गया था कि ये सब माल की जगह है, माल की प्लॉट है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, कभी कार्रवाई नहीं होगी, हमारे पे ट्रस्ट करो, हमारे पे भरोसा करो। लेकिन आज के डेट में जब कल न्यूज़ पढ़ा कि इतने लोग अनलीगल जो बिल्डिंग है, अनलीगल बिल्डर है, अनलीगल इतने काम कर रहे हैं, आज हमको खुद डर लग रहा है कि हमारा कल क्या होगा। विरार ईस्ट में बना बहुमंजिला अपार्टमेंट रुद्रांश अकेला ऐसा निर्माण नहीं है जिसे फर्जी तरीके से खड़ा कर दिया गया। पुलिस जांच में 50 से ज्यादा इमारतों का पता चला है। मेरे पीछे मौजूद ये पीले रंग की रुद्रांश अपार्टमेंट पालघर जिले के विरार में स्थित ये पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसको लेकर के शिकायत की गई पुलिस में और कहा गया कि यहाँ पर जो भी सरकारी कागजात जो है इस्तेमाल किए गए हैं वो फर्जी हैं। फर्जी कागजात के आधार पर इस पूरी बिल्डिंग को बनाया गया है। पहली बार फरवरी 2023 में इस घोटाले का पता चला। तब विसई विरार महानगरपालिका के तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर गणेश पाटिल ने एक अपार्टमेंट के निर्माण में जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल की शिकायत दर्ज कराई थी। दावा है कि इमारत बनाने वाले के लिए कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट फर्जी थे। पुलिस ने जांच शुरू की तो फर्जीवाड़े का दायरा बढ़ता चला गया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि जमीन का लेन देन लीगल है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में जितने भी दस्तावेज मसलन कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, फायर ब्रिगेड विभाग की अनुमति, सब कुछ फर्जी था। नकली लेटरहेड पर जाली मोहर से तैयार किए गए। ये बेसिकली ये बोगस सब सर्टिफिकेट्स बना के, बोगस स्टैम्प पेपर, बोगस सिग्नेचर देके इन लोगों ने बहुत सारी बिल्डिंग्स को परमिशन दी है। इसमें बोगस एनए के रिपोर्ट्स है, बोगस रजिस्ट्रेशन है, बोगस ओसी है, बोगस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, बहुत सारे रिकॉर्ड सब जाली तैयार करके इन लोगों ने बिल्डिंग्स को परमिशन दी है। थानेदार की टेबल पर दर्जनों मोहर, कागजात, सरकारी कार्यालयों के लेटर हेड रखे। ये पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किए। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। उसका जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें पहले तो वो जो ज़मीन का मालिक है और जो बिल्डिंग बनाया था वो दोनों का ही नाम आता था, मगर जब हम इंक्वायरी करते गए उसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे तो उसमें जो शीशे था वो बोगस था, ओसी भी बोगस है। उनके ऑफिस में जब हमने छापामारी किया, अच्छा कुल मिलाकर के हमारे पास 115 स्टाम्प मिल गए और कुछ लेटर पैड थे जो कि वसई विरार महानगर पालिका और सिडको के थे। वो भी करीबन 1100 के करीब हमको वो स्टैम्प भी मिले हैं और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है अभी हम वो 5 आरोपी के पास में कर रहे हैं। सवाल पब्लिक इंटरेस्ट का है। जांच में अवैध पाई गई इमारतें कोई 1 या 2 साल में नहीं बनी। कई अपार्टमेंट 10 साल से भी पुराने हैं। लोगों के पास रजिस्ट्री भी है, हाउस टैक्स भी देते हैं, तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पता कैसे नहीं चला? मुझे भी डर लग रहा है सब सुन करके। अगर अनलीगल है, कार्रवाई हो तो हम लोग 11 साल से रहते हैं, तो सरकार इसके बदले हम लोग को घर के बदले घर मिलना चाहिए, दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए, क्योंकि हम 11 साल से रहते हैं यहाँ पे। पहले कार्रवाई की जाती तो ऐसा नौबत ही नहीं होता, फिर हम लीगल खरीदते। हम लोग गरीब लोग किधर जाएंगे? जरा सोचिए, 55 बिल्डिंग, 3000 परिवार, करीब 12,000 लोग फर्जीवाड़े का शिकार हो गए। फ्लैट तोड़े जा सकते हैं, हथौड़ा, बुलडोजर किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वसई विरार में फर्जी सरकारी दस्तावेजों से बनी दर्जनों इमारतों की जांच वसई विरार पुलिस ने तो शुरू कर दी है। हमने इस मुद्दे पर महानगर पालिका के सरकारी अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वसई विरार महानगर पालिका के कोई अधिकारी अभी तक हमारे कैमरे पे सामने नहीं आए। बिल्डिंग में रहने वालों का क्या होगा पता नहीं, लेकिन पुलिस दावे करती है असली मुजरिम को पकड़ेंगे। जांच की आंच वसई विरार महानगर पालिका के कई अधिकारियों तक पहुंच सकती है। कहीं फर्जीवाड़े की मार तो कहीं मौसम की मार और लापरवाही अधिकारियों की, लेकिन भुगतता कौन है? हमारे आप जैसा शख्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके काम की एक और खबर बतानी है। मोबाइल तो आप रखते ही होंगे, सबके पास होता है, मगर फ़ोन चार्ज कैसे करते हैं?
क्या सावधानी बरतनी चाहिए फोन चार्ज करते हुए? खबर पब्लिक इंटरेस्ट की है, दुनिया के करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है, इसलिए मिस नहीं करनी ये खबर। मोबाइल फोन आपकी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अब टीवी से ज्यादा मोबाइल पर वक्त बीतता है। 4-5 इंच की स्क्रीन पर वीडियो, कमेंट्स, मूवी का मजा और सोशल साइट पर एंगेज रहना रूटीन है। मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल होगा तो बैटरी खर्च होगी। लाखों करोड़ों यूजर्स क्या करते हैं? सोते वक्त तकिए के नीचे, सिरहाने के पास, कंबल के अंदर या बेड के बिल्कुल नजदीक मोबाइल चार्ज करते हैं। कई बार स्विच बंद किए बिना सो जाते हैं। क्यों? यही करते हैं ना। कई बार ऑफिस से जाता हूँ तो लेट हो जाता हूँ, फोन डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज में लगाया, नींद आ गई। यूज करते करते डिस्चार्ज हो जाता है, लगाकर नींद आ जाती, सो जाता हूँ। मोस्टली केसेस में ऐसा हो जाता है रात में सोते टाइम की चार्जिंग पे लगा दिया, सुबह फिर चार्ज मिलता है फोन। सुन लीजिए, संभल जाइए, ऐसा नहीं करना है। आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपके परिवार वाले इस आदत से दिक्कत में आ सकते हैं। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने अपने यूजर्स को चेतावनी दी है। कंपनी का कहना है कि जहां फोन चार्ज हो रहा हो तो उस जगह पर सोना बेहद खतरनाक है। मैसेज में लिखा है, चार्जिंग के दौरान मोबाइल, पावर एडाप्टर, वायरलेस चार्जर साथ रखकर ना सोएं। चार्ज होते मोबाइल को कंबल, तकिए के नीचे और अपने शरीर के ऊपर रखकर ना सोएं। ऐसा करने से मोबाइल फट सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। मोबाइल ओवरहीट होने के चलते जानमाल का नुकसान होने का खतरा है। चार्ज में लगा के रखते हैं तो इसका जैसे ये हीटअप बहुत जल्दी होने लगता है। आप अगर अपने साइड में अगर फ़ोन चार्जिंग लगा के रख के सो रहे हो, रेडिएशंस उसकी डेफिनेटली आपको इफेक्ट करती हैं। मसला गंभीर है क्योंकि कई बार चार्जिंग के दौरान मोबाइल फट जाते हैं। हमारे देश में तो कई मामले सामने आए हैं। कुछ केस में तो लोगों की जान तक चली गई। और ये भी सच है कि मोबाइल कंपनियां आमतौर पर फोन चार्जिंग को लेकर ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं करती, लेकिन एप्पल ने अपने कंज्यूमर्स को चेतावनी जारी करने के पीछे की एक वजह भी बताई है। असल में अब आईफोन खरीदते वक्त मोबाइल किट में चार्जर और केबल साथ नहीं मिलती। कई लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरी कंपनी या फिर लोकल चार्जर से फोन चार्ज करते हैं। कंपनी का दावा है कि कई लोकल चार्जर हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते। लोकल चार्जर या पावर बैंक से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। भारत में करीब 1 करोड़ लोगों के पास आईफोन है। कंपनी कहती है कि फोन चार्ज करो तो मेड फॉर आईफोन केबल होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करें। लेकिन बात सिर्फ आईफोन की नहीं है। देश में करोड़ों लोग मोबाइल के पास हैं, समझना उन्हें भी होगा। अब सवाल है कि करना क्या चाहिए। इसे लेकर भी कंपनी ने एडवाइजरी जारी की है। कहा है कि सोते वक्त अपने पास मोबाइल चार्जिंग को पूरी तरह अवॉइड करना है। पानी और कोई दूसरा लिक्विड जो हो उसके पास फोन चार्ज नहीं करना। मोबाइल हमेशा खुली जगह पर ही चार्ज करना है जहां वेंटिलेशन हो। जैसे ही चार्जर खराब हो जाए उसे रिप्लेस कर दें। हम क्या करते हैं, जोड़ वगैरह के लगे रहते हैं, क्योंकि चार्जिंग केबल जो है वो नमी के कारण उसमें जो दिक्कत आती है उससे खतरा बढ़ जाता है। फ़ोन चार्ज किया तो आग लग सकती है उससे। सावधानी में ही बचाव है, हमें भी ये सावधानी बरतनी है। अब पॉजिटिव स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आज बात करेंगे उस आर्मी की जिसका नाम सुनते ही छेड़छाड़ करने वालों की बोलती बंद हो जाती है। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी हो, उन्हें पढ़ाना हो या फिर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हो, लखनऊ की रेड ब्रिगेड हर मोर्चे पर आगे है। बेटियों को सिखाए जा रहे हैं आत्मरक्षा के गुर। ये रेड ब्रिगेड का क्लासरूम है। छेड़छाड़ करने वाले सड़क छाप मजनुओं के इरादे कैसे नाकाम करने हैं, ये भी लड़कियों को यहाँ सिखाया जाता है। गुंडों को सबक सिखाने की हर ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। अब मिलिए उषा विश्वकर्मा से। रेड ब्रिगेड यही चलाती हैं। बेटियों की सुरक्षा इनका मिशन है, क्योंकि जुल्म और हैवानियत का दर्द अच्छी तरह समझती हैं।
2006 में मेरे साथ बलात्कार की कोशिश हुई। मैं बच तो गई, लेकिन एक मानसिक आघात पहुंचा। एक बात ये समझ में आई है कि अगर हम सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा का मतलब नहीं है। तो सुरक्षा को लेकर के हम कितना लड़कियों के साथ काम कर सकते हैं ताकि वो साहस के साथ बाहर निकल सकें और अपने जीवन को जी सकें, उसको लेकर के ये हम लोगों ने काम शुरू किया 2011 से। जहां बर्दाश्त की हद खत्म होती है, वहीं से हिम्मत पैदा होती है। रेड ब्रिगेड इसी की मिसाल है। उषा के लिए जनसेवा का ये काम इतना आसान नहीं था। यहाँ भी उन्हें विरोध सहना पड़ा, ताने सुनने पड़े। वक्त बहुत कुछ सिखाता है, वो बदला और लोगों की सोच भी। 2012 में जब निर्भया केस हुआ, जब किया, और 2013 में जब हम ट्रेनिंग के लिए बोलने लगे, तो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहीं के लोग अपनी बेटियों को निकलने नहीं देते थे और कहते थे वो क्या तुम मर्द बनोगे। लेकिन समय जब बदलता है और उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आज पेरेंट्स अपनी बच्ची को खुद लेकर के आते हैं कि कुछ ट्रिक सिखा दीजिए ताकि बच्ची हमारी अपने आप को सुरक्षित कर सके। 30 ट्रेनर अलग अलग जगह बच्चियों को आत्मरक्षा की तकनीक सिखाते हैं। कुछ महिलाएं हैं तो कुछ पुरुष। रेड ब्रिगेड की शुरुआत लखनऊ में हुई। अब इसकी ब्रांच देश के कई शहरों में है। इसके वॉलंटियर 2 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। अभी हम लोग महिलाओं को उद्यमी बना रहे हैं। जैसे कि हमारे वहाँ कटहल पकवान के नाम से एक सेंटर चलता है, जो कि उसमें पूरा कटहल का ही खाना आपको मिलेगा। महिला कैसे उनको घर बैठे रोज़गार मिल सके, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, आर्थिक रूप से स्वावलंबन हो सके, उसको लेकर के भी रेड ब्रिगेड काम कर रहा है। रेड ब्रिगेड ने 2005 में बेटियों की शिक्षा का काम भी शुरू किया। तब भी विरोध हुआ। 17 बार दर-बदर होना पड़ा। लोन लेकर जमीन खरीदी, सेंटर शुरू किया। अब इलाके के लोग सपोर्ट करते हैं। रेड ब्रिगेड के जज्बे को हमारा भी सलाम। आपके शो में अब वक्त हो गया है आपके कमेंट्स का। कल हमने हिमाचल के हाईवे के कटाव पर स्टोरी दिखाई थी। कई लोगों को पसंद आई ये स्टोरी। जल्दी से उन्होंने क्या रिएक्शन दिए, क्या फीडबैक दिया, उनके कमेंट्स दिखा देते हैं। हाँ, ये पहले तो शहीदों वाली स्टोरी का आ गया जो हमने दिखाया था। ये डॉक्टर ओशिन लिखती हैं, आई एम मेजर तलवार्स नीस एंड आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर कवरिंग दिस स्टोरी। जर्नलिस्ट लाइक यू आर नीडेड इन द कंट्री। थैंक यू ओशिन जी, थैंक यू। ये मेजर साहब की नीस हैं, भांजी लगती हैं उनकी, जिनकी हमने कल स्टोरी दिखाई थी, जिनको भूल गए थे। अगला डॉक्टर ओशिन का ये, थैंक यू जगविंदर पटियाल एबीपी न्यूज़ फॉर ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक एंड कन्वर्टिंग दिस स्टोरी ब्रिलियंटली। थैंक यू डॉक्टर ओशिन, थैंक यू। आप बने इसी तरह से फीडबैक देते रहिए। सागर मलिक साहब क्या लिखते हैं, जगविंदर पटियाल जी, सड़क बनाने में बड़े फर्जीवाड़े के मामले हर जगह हैं। जरा सी बारिश में बह जाती हैं सड़कें। एक और ले लेते हैं, ये क्या है, आकाश पाल जी क्या लिखते हैं, इस हाईवे में घोटाले की बू आ रही है या फिर हमारे इंजीनियर साहब को कम कमीशन मिला होगा और परेशान आम जनता हो रही है। कमीशन खोरी का बड़ा झंझट रहता है, लेकिन हमें टाइम का भी झंझट रहता है। आज पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही। शो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करने आपने, क्योंकि अगर आप बताएंगे तभी मुझे पता लगेगा कि हमारे प्रोग्राम आपको कितने पसंद आ रहे हैं। अब मुझे इजाज़त देनी होगी आपको। ब्रेक के बाद अखिलेश आनंद के साथ देखिएगा घंटी बजाओ। एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। खासकर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो खबरें हैं वो आपने ज़रूर देखनी है। मुझे दीजिए इजाज़त और अब मुलाकात होगी कल रात आपसे 9 बजे।